नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम नेपाल में राजनीतिक संकट पर ताज़ा अपडेट और फ्रांस में जनता के विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत मॉरिशस के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में समझौते। मॉरिशस के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा। पीएम मोदी ने कहा, मुक्त, सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी प्राथमिकता। नेपाल में अनिश्चितता के बीच अंतरिम सरकार के गठन की कवायद। सुशीला कार्की समेत कई नामों पर चर्चा। राष्ट्रपति की जनता से संयम बनाए रखने की अपील। संवैधानिक दायरे में समाधान ढूंढने का आश्वासन। राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या से हड़कंप। शूटरों की तलाश जारी। हिरासत में लिए गए 2 लोग। ट्रंप ने जताया गहरा शोक। चार्ली के सम्मान में झुकाया गया अमेरिका का झंडा। इजराइल का यमन में हुथियों पर भीषण हमला, कम से कम 35 की मौत। जवाब में हुथियों ने दागे रॉकेट। आईडीएफ का मार गिराने का दावा। कतर करेगा अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक की मेजबानी। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर का बड़ा फैसला। बाल यौन शोषण के दोषी एपस्टीन से संबंधों के चलते अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत को किया बर्खास्त। मेंडेलसन द्वारा एपस्टीन को भेजे गए ईमेल के खुलासे के बाद फैसला। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत के दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री विज्ञान, कार्मिकों के प्रशिक्षण, विद्युत क्षेत्र में सहयोग सहित लघु विकास सहकारी अनुदान के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए समझौता किया गया। इसके साथ ही हाइड्रोग्राफी, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए दूरसंचार स्टेशन की स्थापना और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग को शामिल किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस पैकेज इज नॉट एन असिस्टेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अवर शेयर्ड फ्यूचर। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने सत्ता का तख्ता तो पलट दिया, लेकिन नेपाल का नेतृत्व अब कौन करेगा, इसको लेकर युवाओं में एक राय नहीं बन पा रही है। जेन जी के आंदोलनकारियों में सत्ता को लेकर संघर्ष मचा हुआ है। ऐसे में नेपाल की आगे की राह काफी कठिन लग रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि नेपाल की अंतरिम सरकार कैसे बन सकती है, इस राह में कितने रोड़े हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे।
एक पूरी पीढ़ी के मोहभंग से उपजी निराशा ने नेपाल को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापस लौटना काफी संघर्ष भरा होगा। राजनीतिक नेतृत्व के घुटने टेक देने के बाद राजनीतिक विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी है। सेना ने शांति बहाली और सुरक्षा की कमान संभाल ली है। खबरों के मुताबिक एक अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी की जा रही है। अंतरिम पीएम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। गुरुवार सुबह आर्मी के हेडक्वार्टर में जेन जी और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई। इसमें पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई थी, लेकिन आज लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ गया। उधर आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है। बुधवार को जेन जी के प्रदर्शनकारियों ने बड़ा फैसला लेते हुए अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया। कल सेना के साथ बैठक में प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया था कि राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को नई सरकार का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम नेतृत्व का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने उन पर भरोसा जताया है और वो चाहती हैं कि चुनाव कराए जाएं और देश को अराजकता से निकाला जाए। इस बीच सुशीला ने भारत के लिए अपने दिल में बसी गहरी मोहब्बत का भी इजहार किया है। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए भारत के सतत सहयोग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हैं और दोनों पड़ोसी देशों के बीच मजबूत संबंधों को महत्व देती हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है और भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं। और एक्सपेक्ट तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। हालांकि नेपाल के राष्ट्रपति या सेना अध्यक्ष की तरफ से अंतरिम सरकार के गठन और उसके नेतृत्व के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि ताजा हालात के हर पहलू पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की मौजूदा चुनौतियों का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ शुरू हुए युवाओं के आंदोलन ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थाओं से लेकर नेताओं के घरों में आगजनी हुई। अब हालात काबू में लाने के लिए सेना सड़कों पर है। इस उथल पुथल में 4 चेहरों की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। इनमें सुदान गुरुंग, बालेंद्र शाह, रवि लामिछाने और सुशीला कार्की का नाम शामिल है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, वहां पर जो युवा हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, पहली समस्या ये है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नामों को आगे कर रहे हैं अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए। लेकिन इस सब के बीच आज राष्ट्रपति का एक बयान आया है। उनका कहना है कि संवैधानिक दायरे के अंदर समाधान ढूंढा जाएगा, यानी कि या तो नेपाल की संसद को भंग करना पड़ेगा या संसद में से ही किसी सदस्य को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। कैसे होगा वहां पर? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि वहां पर कोई अंतरिम सरकार बनने का कोई प्रोविजन नहीं है वहां के संविधान में। और बात ऐसी है, जो किसी भी देश के किसी संविधान में ऐसे अंतरिम सरकार बनने का कोई प्रावधान नहीं होता है। और हमने देखा है जो बहुत देशों में ऐसे हालात हुए हैं जबकि युवा वर्ग ने वहां की सरकार में तख्ता पलट कर दिया है, परंतु फिर आपको उसमें जो इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपको करनी पड़ती हैं, आप एक अंतरिम सरकार वहां बनाते हैं। तो अब जो रामचंद्र पौडेल हैं वो तो पुराने जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उससे उपजे हुए नेता हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं जो कोई ना कोई अब अगर उनकी जो पार्लियामेंट है उसी में से किसी को अगर चुना जा सके तो संविधान के अनुकूल होगा ये। परंतु जेन जी को शायद ये नहीं मंजूर है, क्योंकि वो समझते हैं जो एक तो ये वाले जो संसद है इसको भंग करना चाहिए। ये नए उसमें लोग लाने चाहिए जो कि जेन जी के रिप्रेजेंटेटिव हो, जो उनकी एम्बिशंस को समझते हो, उनकी एस्पिरेशंस को समझते हो, और जितना ये करप्शन हुआ है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसके विरुद्ध वो काम करें। तो अब इसमें थोड़ी सी ये तनातनी है, क्योंकि आर्मी ने भी कुछ ऐसे लोगों का नाम सजेस्ट कर दिया था। कल जब बात हो रही थी जेन जी से यही रिपोर्ट आई थी। परंतु जो आपने 4 ये नाम बताए हैं, ये रवि लामिछाने को भी वहां से प्रिजन से निकाला गया, जेल से निकाला गया।
सुशीला कार्की, उनके विरुद्ध भी कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपने निर्णय दिए थे चंद्रशेखर जी, वो निर्णय बिल्कुल ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के विरुद्ध थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो उनको जल्दी ही उनके विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उनको बर्खास्त कर दिया था, ये कहते हुए कि उनके जो जजमेंट्स हैं वो बड़े बायस्ड जजमेंट्स हैं और वन साइडेड हैं। और दूसरे भलेंद्र शाह हैं, वो युवा नेता हैं, 35 साल के हैं, अभी उनको कोई तजुर्बा नहीं है। तो इसीलिए अब देखना पड़ेगा जो क्या होता है। अभी अलग अलग तरफ से जी, ऐसे समय पे ये कितना महत्वपूर्ण है कि जिनको आप जेनजी बोल रहे हैं, क्योंकि वहां से जो खबरें आ रही हैं उनकी कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है, और जब से ये आंदोलन हुआ है, सरकार का तख्ता पलट हुआ है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वो जेनजी का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में ये कितना जरूरी है कि सबसे पहले जो युवा हैं, जेनजी हैं, इनको अपनी यूनिफाइड कमांड बनानी चाहिए, फिर आगे की बातचीत करनी चाहिए। देखिए, अगर आप एज अ टेक्स्ट बुक केस तो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, परंतु अब उस देश के पास समय नहीं है, क्योंकि अभी वहां पर सरकार आप देख रहे हैं किस हालात में, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो संसद घर हो, सबको उन्होंने जलाकर राख कर दिया है। और कैसे उन्होंने जो पूर्व नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जो अभी भी मंत्री रहे हैं, उनके साथ कैसा सुलूक हुआ है, कैसा बर्ताव हुआ है। तो वहां पर सबसे अहम जो है वो है शांति कायम करना, और शांति कायम कर वही कर सकते हैं जिनके आप सत्ता देंगे और जिनको कॉन्फिडेंस होगा जनता का, जो भाई ये हमारे लिए काम कर सकते हैं। और दूसरी बात है वहां की अर्थव्यवस्था को संभालना, क्योंकि ये जो सारा आंदोलन हुआ है, ठीक है, ठीक है। अशोक जी, आपको रोकना चाहेंगे, दरअसल हम दर्शकों को बेंगलुरु ले जाना चाहते हैं, जहां पर 11वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष वहां पर संबोधित कर रहे हैं। लोकतंत्र की परंपराएं, लोकतंत्र की शेष पद्धतियां और लोकतंत्र से सामाजिक जीवन, ये इस धरती से पनपा है। और उसके बाद, आजादी के बाद लोकतंत्र की इस यात्रा में इस राज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये राज्य जहां अपनी विरासत के लिए, वहां आधुनिकता के लिए भी ये हमारे देश की पहचान है। तकनीकी विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक, स्वतंत्रता सेनानी और अन्य विरासत के साथ आधुनिकता का ये राज्य आज भारत की प्रगति का एक महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है। और इस राज्य में आकर हम इस अधिवेशन के माध्यम से देश में लोकतंत्र संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास और लोकतंत्र कार्य पद्धति के अंदर हम जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ जनता में और भरोसा हो और विश्वास हो, इस विषय की चर्चा के लिए बैठे हैं। माननीय सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो भारत का जीवंत है, हमारी लोकतंत्र, हमारी परंपरा हमारे कार्य प्रणाली के परिवेश में रही है। और इसीलिए जब भारत का संविधान बना था आजादी के बाद, उस समय संविधान सभा के अंदर भी सहमति असहमति, विचारों की भिन्नता, विभिन्न दृष्टिकोण होने के बाद भी हमने व्यापक चर्चा और संवाद के साथ संविधान बनाया। और इसीलिए संविधान बनाते समय हमारी जो विरासत थी लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की,
वो हमने लगातार इस संविधान के माध्यम से इस देश को दी। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी और उन सभी संविधान निर्माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज हम सबको गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और दुनिया का सबसे जीवंत हमारा संविधान है, जो मैं आज भी। तो लोकसभा अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आज की दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बुधवार को नेपाल की तर्ज पर ही फ्रांस में लोग सड़क पर उतर गए, जमकर बवाल मचा और आगजनी हुई। हालांकि फ्रांस की सरकार इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने में सफल रही, लेकिन फ्रांस में आर्थिक नीतियों को लेकर संकट अभी भी बरकरार है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक PM ने त्यागपत्र दे दिया तो दूसरे PM की नियुक्ति की गई। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बेकाबू होता बजट घाटा, महंगाई की मार के तले दबती आम जनता। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन संसद इससे निपटने के लिए बहुमत नहीं जुटा पा रही है। फ्रांस की सियासत में बजट टकराव का बड़ा कारण रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान का नतीजा है कि पिछले 2 साल में फ्रांस में 4 प्रधानमंत्री बदलने पड़े हैं। आर्थिक सुधारों के जरिए फ्रांस को पटरी पर लाने का वादा कर सत्ता में लौटे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा अब तक कई बार उबाल मार चुका है। मैक्रों की नीतियों के विरोध में बुधवार को फ्रांस एक बार फिर जल उठा। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने नेपाल की याद ताजा कर दी। हालांकि मैक्रों की सरकार जन आक्रोश को कुचलने में सफल रही है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए 80,000 सुरक्षा बलों को जमीन पर उतार दिया गया। आरोप है कि मैक्रों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। उनका वित्तीय प्रबंधन भी लोगों के निशाने पर है। प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग के आह्वान से हुई। निशाने पर पूर्व PM फ्रांसवा बायरू द्वारा बजट पर दिया सुझाव था। हालांकि उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। फिर राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकार्नू को PM की कुर्सी पर बिठाया।
मैक्रों के कई मिशनों को इन्होंने सफल बनाया है। दरअसल बायरू ने जुलाई में साल 2026 के लिए बजट फ्रेमवर्क पेश किया था, जिसमें लगभग 44 अरब यूरो बचाने की योजना शामिल थी। उनका कहना था कि फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है, लिहाजा इसे नियंत्रित करना जरूरी है। अगर सरकारी खर्चों में कटौती और टैक्स व अन्य राजस्व में सुधार नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस पर विवाद इतना गहराया कि उन्हें पद से हाथ धोना पड़ा। पेंशन पर रोक और कई सामाजिक योजनाओं में कटौती से लोग भड़क उठे और ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के नारे के साथ मैदान में कूद पड़े। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। बजट और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती से मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। प्रदर्शनकारी नए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वामपंथी गठबंधन और ट्रेड यूनियन सरकार को झुकाने के लिए इसको अनुकूल परिस्थिति के तौर पर देख रहे हैं। अशोक सज्जनहार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, थोड़ा सा वक्त कम है, संक्षेप में बताइएगा कि वामपंथ और दक्षिण पंथ के बीच में कहीं न कहीं फंसे हुए हैं मैक्रों। 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, किस तरह की चुनौती है, कैसे आप विश्लेषण करेंगे जो कुछ हुआ कल वहां पर? जी, बहुत बड़ी चुनौती है और ये अभी की चुनौती नहीं है, बहुत पहले से चुनौती है। देखिए, 2024 में जब यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस में राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी को हार मिली थी तो उन्होंने सोचा था हमें इलेक्शन करवा लेते हैं पार्लियामेंट के लिए और उसमें उनको पूरी बहुमत हासिल हो जाएगा। और पासा बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया और उसमें उन्होंने देखा जो उनकी सरकार को बहुमत नहीं मिला और एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों के उसमें काफी ज्यादा उनकी मात्रा में आ गए, तो इसीलिए वो उनका बजट नहीं पास करने दे रहे हैं और ये हालात आगे भी चलते जाएंगे। अब तो यहाँ तक कि दबाव मैक्रों के ऊपर ये भी आ रहा है जो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी कराइए, वो कराने के उसमें नहीं है, उनका दिमाग उसमें नहीं चलता। वो तो 2027 तक अपना जो शासन है उसको आगे चलाते रहेंगे और फिर एक और कोई उनके पास विकल्प है जो दोबारा से पार्लियामेंट का इलेक्शन कराएं, पर उससे भी उनको फायदा नहीं होने वाला है। तो हालात बहुत नाजुक हैं और आगे चलते हुए भी उनके लिए और फ्रांस के लिए ये मुश्किलें बनी रहेंगी। ऑस्टेरिटी मेजर्स वो लाने का प्रयास करेंगे, बजट में जो डेफिसिट है वो कम करने का प्रयास करेंगे, परंतु जो लेफ्ट और राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट राइट, वो उनको इसमें सफल नहीं होने देंगे, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत और का कर दिया महाराज। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है, छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका में कंजर्वेटिव कार्यकर्ता और ट्रंप के प्रभावशाली सहयोगी 31 साल के चार्ली किर्क की उटा यूनिवर्सिटी में एक भाषण देने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। किर्क की अमेरिका में सबसे बड़े कंजर्वेटिव युवा संगठन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। हत्यारे की अभी तलाश की जा रही है। ट्रंप ने किर्क की मौत के शोक में अमेरिका में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का आदेश दिया है। कतर की राजधानी दोहा में इजरायली हमले और अरब देशों से कतर को मिल रहे समर्थन के बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने कहा कि हमले का सामूहिक जवाब दिया जाना चाहिए। CNN से बातचीत में उन्होंने कहा कि जवाब कैसा होगा इस पर क्षेत्र के अन्य सहयोगियों के साथ चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि पूरा खाड़ी क्षेत्र खतरे में है। कतर पर हमले के बाद नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर कतर अपने यहां से हमास के नेताओं को बाहर नहीं निकालता तो इजराइल फिर हमले करेगा। इस बीच अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचियल लीटर ने कहा है कि अगर कतर हमले में हमास के राजनीतिक नेता बच गए हैं तो इजराइल उन्हें मारने की फिर कोशिश करेगा। इस बीच कतर हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी निंदा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पर नाखुशी जताई है। हमास ने इस हमले को असफल बताया था। यूरोपियन यूनियन जल्द ही कट्टरपंथी इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाने और इजराइल पर व्यापार प्रतिबंध लगाने को लेकर एक प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। ये जानकारी यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दी है। गाजा में तेज होते इजरायली हमले और मानवीय त्रासदी के बीच यूरोपीय यूनियन पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त दबाव है। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे